देखिए, कल हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का विकास क्रम। विकास क्रम में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि उस विकास क्रम को हमें कैसे याद रखना है, उतना रिवीजन कर लेते हैं। एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि हिंदी और अन्य जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। ये तो क्लियर हो गया था, यानी माँ है संस्कृत। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली। सबसे पहले जो संस्कृत प्रयोग में लाई गई वो थी वैदिक संस्कृत। इतना हम क्लियर कर चुके थे कि सबसे पहले जो संस्कृत का स्वरूप था उसको कहा जाता था वैदिक संस्कृत। इसी वैदिक संस्कृत में ये ज्यादा शुद्ध थी, ठीक। इसी वैदिक संस्कृत में थोड़ा सा परिवर्तन लोगों के द्वारा किया गया। जब कोई भाषा चलती रहती है लगातार, तो इतना हमें पता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन धीरे धीरे करके आते रहते हैं। जैसे इस समय जो हिंदी हम बोल रहे हैं, उस हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों की मात्रा थोड़ी ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि अंग्रेजी का ऐसा प्रभाव है इस समय। उस प्रभाव के कारण अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। तो वैसे ही लोक शब्द जब इसमें समाहित हो गए तो इसी संस्कृत का नाम बदल गया और फिर क्या हो गया, लौकिक संस्कृत। एक चीज और हम पीछे क्लियर कर चुके हैं कि ये शुरुआत हम कहां से देख रहे हैं, 2000 बीसी से, ठीक। 2000 बीसी से 1500 वर्षों तक ये व्यवस्था चली वैदिक संस्कृत वाली। फिर अगले 500 वर्षों तक लौकिक संस्कृत चली। लौकिक संस्कृत के बाद जब परिवर्तन हुआ तो एक अगली भाषा आई, वो कौन सी थी, पाली। और इसका भी कालक्रम कितना रहा, 500 वर्षों का। पाली में बदलाव हुआ, धीरे धीरे अगली भाषा आई, वो थी प्राकृत, ठीक। ये भी 500 वर्ष। प्राकृत के बाद उसी भाषा में और परिवर्तन आया और वो कहलाई अपभ्रंश। इसका भी कार्य समय था 500 वर्ष। इसके बाद जो आई वो थी अवहट्ट। ये इसका भी टूटा हुआ स्वरूप था, लगभग 100 वर्ष। और फिर उसके बाद जाकर के जिस भाषा का निर्माण हुआ वो थी हिंदी। और हिंदी में भी एक चीज स्पष्ट कर लीजिए कि हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया। ये भी हमने कल देखा था, हिंदी को 3 भागों में। एक तो प्राचीन समय की हिंदी, फिर मध्यकाल की हिंदी, और फिर उसके बाद आधुनिक काल की हिंदी। कुल मिलाकर के कल हम इस क्रम में चल रहे थे। इन सबको एक एक करके हमने समझ लिया था। आज हमें समझना है आधुनिक काल की हिंदी को। इस वाले समय में जब हम देखते हैं प्राचीन समय में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो ब्रजभाषा का था, ठीक। यहाँ ब्रजभाषा और अवधी का अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। थोड़ी बहुत रचनाएं भी इसमें लिखी गई। ये जो काल है ये पूरी तरह से समर्पित रहेगा खड़ी बोली को, ठीक। फिर इसके भीतर भी डिवीजन होंगे युगों के आधार पे। छायावाद आप पढ़ेंगे, भारतेंदु युग पढ़ेंगे, ठीक, द्विवेदी युग पढ़ेंगे, वो इसके भीतर के डिवीजन है। उनमें क्या क्या अंतर और परिवर्तन आएगा वो हम एक एक करके देखते हैं। अब देखिए आधुनिक काल की हिंदी, और वही चीजें हमें पढ़नी है। इतिहास को समझ लेना है, याद वही चीजें रखनी है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रजभाषा और अवधी साहित्य और जनभाषा दोनों स्वरूपों से बाहर निकल चुकी थी। बता चुके हैं पिछले वाला जो समय था, पिछला समय मतलब मध्यकाल का, उसमें ब्रजभाषा और अवधी इनका अच्छा खासा बोलबाला था। लेकिन धीरे धीरे समय इतना परिवर्तन हुआ कि खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा होने लगा और ब्रजभाषा और अवधी दोनों स्थितियों से बाहर निकल गई। दोनों स्थितियों मतलब साहित्यिक रूप से भी बाहर हो गई और जनभाषा के रूप में भी बाहर हो गई। मतलब ना तो अब लोग इन भाषाओं में बोलते थे ज्यादा, और ना ही जो साहित्यकार थे वो इन भाषाओं में लिखते थे। ब्रजभाषा और अवधी में लिखा जाना और बोला जाना दोनों ही काम धीरे धीरे करके बंद हो गए थे। सत्ता में अंग्रेज थे, उन्होंने खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया, ब्रजभाषा और अवधी को उतना प्रोत्साहित नहीं किया। और सीधी सी बात है, जिस किसी भी भाषा को थोड़ा बहुत सत्ता से समर्थन मिल जाता है वो आगे बढ़ जाएगी। तो खड़ी बोली को थोड़ा समर्थन मिल गया, खड़ी बोली आगे बढ़ गई। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की। और इन आंदोलनों में सबसे ज्यादा सहायता अगर किसी ने की
तो वो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। आप एक चीज देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी लोग जुड़े थे, उनके जो भी क्रियाकलाप होते थे वो क्रियाकलाप होते थे हिंदी भाषा में। तो सीधी सी बात है कि जब हिंदी में ही क्रियाकलाप होते थे तो आम जनमानस तो उनसे जुड़ा हुआ ही था। उस समय का सबसे बड़ा काम तो यही था, भारत को आजाद करवाना। तो उस व्यवस्था में ये भाषा थी, तो ये भाषा इस कार्य के कारण और ज्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, अब हम इसके विकास क्रम को जरा समझ लें। खड़ी बोली हिंदी का विकास क्रम। अब हम आधुनिक काल का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब आधुनिक काल का वर्गीकरण कैसा है, इसको 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः। एक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए हम जो 3 भाग बनाते हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से ही बनाते हैं। एक वो समय जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं थे, उनसे पहले वाला समय। एक वो समय जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, तो भारतेंद्र युग उसको कहते हैं। और एक वो समय जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं रहे, तो उनके बाद का युग। बस वही 3 युग है। एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पहले का युग, कौन सा, सन 1300 से लेकर के 1850 ईस्वी तक का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के होने से पहले का युग। दूसरा युग भारतेंद्र युग, इसी को कहते हैं नव जागरण काल। इन्हें नया सवेरा हुआ, नए तरीके से हम भाषा के रूप में जागे। ये काल 1850 से 1900 तक का 50 वर्ष का समय। ये वो समय जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, उस समय का उन्होंने रचनाएं की। और एक वो समय जो उत्तर भारतेंद्र युग कहलाया है। उत्तर भारतेंद्र युग का मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद का समय। अब ये वाला जो समय था, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है उसको हम कहते हैं द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय के सबसे बड़े रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो उनके नाम पे इस युग का नाम रख दिया गया। और ये 22 साल का है, 1900 से लेकर के 1922 तक का समय। फिर उसके बाद अगला जो काल था उसको शुक्ल युग कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कारण इसको शुक्ल युग कहा गया। और ये कब तक रहा, 1922 से लेकर के 1938 तक, यानी 16 वर्ष का समय। फिर उसके बाद जो अगला काल आता है उसको कहते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग मतलब शुक्ल के उत्तर का युग, शुक्ल के बाद का युग, या इसी को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ठीक है, और अगला जो है उसको कहते हैं स्वतंत्रोत्तर युग। 1947 के बाद का समय, जब हमें आजादी मिल गई, वहां से लेकर के अब तक का जो समय है उसको स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें तिथियां आप कैसे याद रखेंगे। तो कुछ सने याद रखने के बजाय आप गैप याद रखो तो ज्यादा आसानी होती है। कभी भी आप पहली सन याद रखो, आखिरी सन याद रखो, बीच में केवल उनके गैप याद रखो। इससे आपका क्रम भी निर्धारित बना रहेगा और सन भी आपको याद रहेगी। पूर्व भारतेंद्र युग मतलब भारतेंदु के आने से पहले वाला युग पूरा पूर्व भारतेंद्र युग कहलाता है। ठीक, फिर भारतेंद्र युग या नव जागरण 1850 से, सही से शुरुआत है ये तो हो गया। पूर्व भारतेंद्र युग मतलब मध्यकालीन हिंदी, पीछे की बात है, मध्यकाल की बात है। यहां से सही से शुरू होता है भारतेंद्र युग यानी नव जागरण काल 1850 से लेकर 1900, यानी ये 50 वर्ष का समय है। और फिर उत्तर भारतेंद्र युग यानी 1900 के बाद से अब तक का लगभग 100 वर्ष या उससे भी 125 वर्ष का समय हो गया। अब इसको बांटा गया द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1922 तक। शुक्ल युग यानी छायावादी युग, ये 1922 से 1938 तक, ये 22 साल का, ये 16 साल का। ठीक है, ये 22 साल का काल है, ये 16 वर्ष का काल है। और ये 1938 से 1947 तक, ये बहुत छोटा है, 9 वर्ष का है। ठीक, और ये उसके बाद से अभी तक चला आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक को देख लेते हैं कि इनमें एक एक में क्या बताया गया है, वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले भारतेंद्र पूर्व युग, भारतेंद्र जी से पहले का युग। तो पहले का युग यानी वही मध्यकाल के अंतिम समय की स्थितियां हम इसमें देखेंगे। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रचनाकारों में 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इनसे पूर्व की स्थिति ये थी कि खड़ी बोली में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह, अभी एक लड़ाई और होगी, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। साहित्य के 2 स्वरूप होते हैं मोटे मोटे, एक गद्य और एक पद्य। एक ऐसा जिसको गाया जा सकता है और एक ऐसा जिसको गाया नहीं जा सकता है, 2 स्वरूप है। खड़ी बोली में जो सबसे पहले लिखा जाना प्रारंभ हुआ वो गद्य लिखा जाना प्रारंभ हुआ, पद्य नहीं लिखा गया। नहीं, ऐसा लिखा गया जिसको गाया नहीं जा सकता है, निबंध, कहानी, नाटक, ये सब।
इसको गद्य कहते हैं। तो खड़ी बोली में अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली में पहले क्या लिखा जाना शुरू हुआ, गद्य या पद्य? तो गद्य पहले लिखा जाना शुरू हुआ, पद्य पे तो एक बाकायदा लड़ाई हुई। लड़ाई होने का मतलब यह है कि जब भारतेंद्र युग आया तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने यह कहा कि खड़ी बोली ऐसी भाषा है जिसमें गद्य बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ यह समस्या है, इसमें पद्य नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने ये भी यहां तक कहा कि मैंने कई बार इसमें पद्य लिखने का प्रयास किया, यानी कविता लिखने का प्रयास किया इस भाषा में, लेकिन मुझसे कविता हो ही नहीं पाई। और अगर हो भी पाई तो हम ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसे भावों को उसमें नहीं डाल पाए जो हम डालना चाहते थे। तो उन्होंने कहा इसमें कविता करना असंभव है, कविता हो नहीं पाएगी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में जितना गद्य लिखा वो तो खड़ी बोली में लिखा, लेकिन जब भी उन्होंने पद्य लिखा तो पद्य उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा। उनका मानना था कि पद्य ब्रजभाषा में होना चाहिए और गद्य खड़ी बोली में होना चाहिए। ये भाषा जो है खड़ी बोली वो केवल गद्य के लिए बनी है, पद्य के लिए नहीं बनी। बाद में जब द्विवेदी युग आया तो स्थितियां ये हुई, ये स्पष्ट हो गया कि खड़ी बोली में भी अच्छा साहित्य पद्य के रूप में भी लिखा जा सकता है। जब महादेवी वर्मा आदि आई तो ये चीज क्लियर हो गया कि हो सकता है। तो ये काफी दिनों तक यही बवाल चलता रहा कि गद्य ही लिखा जा सकता है या खड़ी बोली में पद्य भी। अभी तो सब कुछ लिखा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी भाषा में कुछ भी लिखा जा सकता है, बशर्ते लिखने वाला उस लेवल का होना चाहिए, उसका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। खड़ी बोली में गद्य के प्रारंभिक रचनाकारों में 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ मैं चाहता तो मैं केवल और केवल रचनाकारों के नाम दे देता, लेकिन मैंने ये काम और किया है कि रचनाकारों के नाम के साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो भी रख दी है। वो इसलिए रख दी क्योंकि आपके सिलेबस में एक चैप्टर और पड़ेगा अभी बाद में, रचनाकार और उनकी कृतियां। तो वो अलग से आप पे एक बोझ सा बन जाएगा कि वो अब रट्टा मारना है सबका। अगर उनको यहाँ पे एक एक दो दो चार चार करके पढ़ते चलेंगे तो उधर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। सुख सागर के रचनाकार सदा सुख लाल नियाज, यानी एक प्रश्न आपका यही बन गया, किसने लिखा सुख सागर? तो सुख सागर के रचनाकार कौन? सदा सुखलाल नियाज। ये 4 बड़े नाम है। एक नाम हो गया सदा सुखलाल नियाज। दूसरे एक और कहानीकार थे जिनका नाम था इंसा अल्लाह खां, और उनकी रचना बड़ी फेमस है, रानी केतकी की कहानी। ये एक काम के लिए और फेमस है, ये पहली रचना थी खड़ी बोली गद्य की। ठीक, कौन सी? रानी केतकी की कहानी। किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की। फिर एक और रचनाकार थे लल्लू लाल। लल्लू लाल की एक रचना है प्रेम सागर। ठीक, और नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र। ये भी पूछा जाता है। तो 4 बड़े नाम इस समय हुए, एक सदल मिश्र, दूसरे लल्लू लाल जी, तीसरे इंसा अल्लाह खां और चौथे सदा सुखलाल नियाज। ये 4 बड़े नाम हुए। इन 4 बड़े नामों की रचनाएं भी हमने क्लियर कर दी। सदा सुखलाल का मानना था कि हिंदी का संबंध संस्कृत से बना रहना चाहिए। अब इस समय एक और समस्या थी कि हिंदी तो खड़ी बोली जो है वो खड़ी बोली तो है, लेकिन एक और समस्या ये थी कि इसमें जो अन्य भाषाओं के शब्द घुस रहे हैं वो सही है कि ये गलत है। दूसरी भाषाओं के शब्द जब हम खड़ी बोली का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये भी एक बहस का मुद्दा था उस समय। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए। अगर आप खड़ी बोली लिख रहे हैं तो शब्दों का उपयोग भी चुन चुन के करिए, उसमें फिर खड़ी बोली के शब्द ही होने चाहिए। कुछ का यह मानना था कि नहीं, आ जाने चाहिए। अब कौन से आ जाने चाहिए? तो उनका मानना यह था कि जहां से हिंदी निकल के आज तक पहुंची उसके शब्द आ जाए तो कोई बात नहीं, मतलब संस्कृत के शब्द अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, बाकी किसी के नहीं आने चाहिए। कुछ का यह मानना था कि हमें इस बात से क्या लेना देना कि संस्कृत के आए या फारसी के आए या अरबी के आए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम मूल स्वरूप खड़ी बोली हिंदी का रखेंगे और उसमें अगर 1 2 4 शब्द 10 शब्द इधर उधर से भी आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा आगे। उन्होंने जो अपनी कहानियां लिखी हैं, उन्होंने जो अपने उपन्यास लिखे हैं, उनके उपन्यासों या कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरे गांव की कहानी या मेरे पड़ोस की तो कहानी है ये क्यों कर पाए वो? अगर वो अपनी भाषा की शैली जयशंकर प्रसाद वाली रखते, मतलब अगर कोई विशेष शब्द उपयोग करने होते उन्हें तो वो संस्कृत के शब्द लेके आते,
तो आपको अजीब लगती। मुंशी प्रेमचंद इतने सफल नहीं होते फिर, या मुंशी प्रेमचंद पढ़ने में आपको उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे अभी लगते हैं। अभी इसलिए लगते हैं कि उनमें जो उन्होंने कैरेक्टर भी रखे हैं ना, तो आपको लगेगा ऐसा आदमी तो मेरे गांव में था, या ऐसे ही नाम हमारे गांव में होते हैं। उनके कैरेक्टर्स के नाम होते हैं बुधिया, गोबर, ऐसे कैरेक्टर्स के नाम होते हैं। गांव में ऐसे रख दिया है, लेटेरा नाम होते हैं, ऐसे ही नाम तो रख दिया है, तो उन्होंने ऐसे ही कैरेक्टर के नाम लिखे। और कब उन्होंने लिखा था? 100 वर्ष का समय हो गया, अभी भी उनका लिखा हुआ रिलेवेंट है। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा तो अभी भी है, ऐसा हमें लगता है। तो मुंशी प्रेमचंद इस मामले में बहुत उदार थे। उनका ये मानना था कि हम जो लिखना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, क्या वो बात पाठक तक वैसी की वैसी ही पहुंच रही है, सटीक उसके दिमाग पे प्रहार भी कर रही है या नहीं। अब इसके लिए हम इस चीज को लेके बैठे कि हम भाषा कौन सी इस्तेमाल करेंगे, शब्द कौन सी भाषा के लेके आएंगे, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे वही बात दी गई है कि सदा सुखलाल का मानना था कि हिंदी का संबंध संस्कृत से बना रहना चाहिए, ये मानते थे। अतः वे संस्कृत शब्दों के समावेश वाली हिंदी के पक्षधर थे। उनका मानना क्या था कि हिंदी तो खड़ी बोली रहे, लेकिन इसमें अगर हमें कोई और भाषा के शब्द लाने पड़े, ज्यादातर तो हम इसके ही शब्दों का उपयोग करें, लेकिन अगर और भाषा के शब्द लाने पड़े तो हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करें। तत्सम शब्दों का मतलब हिंदी के शुद्ध संस्कृत शब्दों का उपयोग करें। जैसे हमें कभी खीर लिखना हो तो हम छीर लिखें, लेकिन पढ़ने वाले के दिमाग में मजा नहीं आएगा वो अगर छीर लिखा होगा, क्योंकि वो पहले तो डिक्शनरी खोज के ये सोचेगा, देखेगा कि ये छीर कौन सी चीज, उसमें लिखा होगा कि छीर खाई, अब वो कंफ्यूज होगा कि छीर खाई मतलब क्या था। अगर खीर खाई लिखा होगा तो बात जल्दी समझ आएगी। ये मानना मुंशी प्रेमचंद का था, वो ये मानते थे। जबकि और उनका कहना था पक्षधर थे, और फारसी शब्दों के हिंदी में मिश्रण होने के खिलाफ थे। तो फारसी नहीं घुसानी चाहिए इसमें, अगर डालने ही है दूसरी भाषा के शब्द तो कौन से डालो, संस्कृत के डालो, फारसी को नहीं आना चाहिए। अब इनके अपोजिट लोग भी थे, ऐसा नहीं कि केवल इनकी बात थी इनके अपोजिट भी कुछ लोग थे। इंसा अल्लाह खां का क्या मानना था? इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी में किसी भी अन्य भाषा के शब्दों के प्रयोग से परहेज किया। इन्होंने एकदम शुद्धता, मैंने बताया 3 तरह के लोग थे। एक वो जो ये कहते थे कुछ भी मत मिलाओ, तो उनमें कौन थे? इंसा अल्लाह खान थे। वो कहते कुछ भी मत मिलाओ, जो है जिसमें लिख रहे हो उसी में लिखो। खड़ी बोली में लिख रहे हो तो खड़ी बोली में किसी शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया बस उसका ही प्रयोग करो, कुछ भी नहीं मिलाना। तो इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी तो शुद्धतम रूप में लिखी, प्योर खड़ी बोली का उपयोग किया, ना उसमें संस्कृत घुसने दी, ना अरबी घुसने दी, ना फारसी घुसने दी, किसी दूसरी भाषा का उपयोग ही नहीं होने दिया, प्योर खड़ी बोली में लिखा उन्होंने। सदल मिश्र ने अपनी कृति को व्यवहारिक भाषा में लिखा। अब सदल मित्र की जो कृति है उन्होंने व्यवहारिक भाषा में लिखा। व्यवहारिक भाषा में का मतलब इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कोई शब्द कहां से आ रहा है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फर्क इस बात से पड़ा कि आम जनमानस उस समय का था, वो बोलते समय किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। वो अगर फारसी का करता था तो उन्होंने फारसी शब्द भी डाल दिए, वो अगर 2-4 अरबी शब्द बोलता था तो उन्होंने अरबी भी डाल दिए, अगर उस समय का जनमानस थोड़ी बहुत संस्कृत के शब्द इस्तेमाल करता था तो उन्होंने वो भी डाल दिए, देशज शब्दों का इस्तेमाल करता था तो उन्होंने वो भी डाल दिए। उन्होंने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि हम शब्दों को छांट छांट के डालें, उन्होंने ध्यान ये रखा कि आम जनमानस जैसे शब्द बोलता है। चूंकि हम जो रचनाएं कर रहे हैं, हमारी उन रचनाओं को पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन, और हम लिख किसके लिए रहे, लिख तो आम जनमानस के लिए रहे, तो हम उसके शब्दों में ही कायना लिखें ताकि उसे बाद में डिक्शनरी रख के पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो ऐसे ही पढ़ ले और समझ ले। अब कुछ और रचनाकार थे। इन 4 रचनाकारों के अलावा इस काल में 2 रचनाकार और हुए। एक रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। ये 2 लोग और हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खड़ी बोली में उर्दू का मिश्रण किया, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। ये 2 लोग और थे और ये भी एक दूसरे के अपोजिट थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे उनका मानना यह था कि उर्दू उस समय ठीक ठाक बोली जाती थी, तो उन्होंने कहा कि उर्दू के शब्द समाहित होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए कि आम जनमानस की भाषा में ये शब्द होते हैं। जबकि राजा लक्ष्मण सिंह का क्या मानना था, वही पहले वालों की तरह उनका वही मानना था कि नहीं, संस्कृत हो तो ठीक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हम कर लें तब तो ठीक है, लेकिन और कोई भाषा नहीं आनी चाहिए इसके बीच में, ये मानना था। ठीक, अब आगे देख लो दूसरे युग में, भारतेंदु युग को देखो। भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का अभूतपूर्व विकास हुआ।
खूब सबसे अच्छा विकास भारतेंदु जी के काल में हुआ। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। महत्वपूर्ण बात, इस काल में केवल भारतेंदु जी ही नहीं थे, चूंकि उनका योगदान बड़ा था इसलिए इस काल का नाम उनके नाम पे पड़ गया। योगदान ज्यादा बड़ा था तो उनके नाम पे पड़ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जन्म लिया बाकी सबको मना कर दिया कि आपको नहीं लिखना है, आपको पैदा ही नहीं होना है। और भी लोग थे, और इन्होंने बाकायदा एक मंडल बना रखा था। मंडल मतलब एक कमेटी जैसी बना रखी थी अपने जैसे लिखने वालों की, जिसको नाम दिया गया था भारतेंदु मंडल। और ये भारतेंदु मंडल एक चीज का बहुत ध्यान रखता था जो मैंने पीछे बताया। इनका वही मानना था इस पूरे मंडल का जो कि खुद भारतेंदु जी का मानना था। भारतेंदु जी कहते थे कि खड़ी बोली ऐसी भाषा है जिसमें अच्छा गद्य तो लिखा जा सकता है, पद्य नहीं लिखा जा सकता। हम इसमें कहानी लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, लेकिन कविता नहीं लिख सकते। कविता नहीं होती इसमें। यानी ये वो सब लोग थे जो कविता लिखने के लिए, अगर वो कविता लिखते थे तो ब्रजभाषा का यूज करते थे, और अगर गद्य लिखते थे तो खड़ी बोली हिंदी का उपयोग करते थे। भारतेंदु जी का मानना था कि खड़ी बोली में केवल गद्य लिखा जा सकता है, वही बात लिखी है, पद्य नहीं। अतः उन्होंने पद्य रचना करते समय ब्रजभाषा और गद्य रचना करते समय खड़ी बोली का प्रयोग किया। ये भारतेंदु जी करते थे। अयोध्या प्रसाद खत्री ये इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। ये वो व्यक्ति हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात पे एग्री नहीं करते थे, और इन्होंने बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इस बात को लेकर। उन्होंने कहा, जो उनके शब्द थे, उन्होंने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई भगवान थोड़ी है कि उन्होंने कह दिया कविता नहीं लिखी जाएगी तो नहीं लिखी जाएगी। अगर कोई लिख के दिखाता है तो मान लेंगे कि लिखी जाएगी, और इनका खुद का मानना था कि लिखी जा सकती है। कविता लिखने में भाषा का क्या योगदान, कोई भी भाषा के शब्द उपयोग करके कविता लिखी जा सकती है। तो ये इस बात के खिलाफ थे, उनके इस मत के खिलाफ थे। कौन? अयोध्या प्रसाद खत्री। गद्य और पद्य की रचना के मामले में इस मतभेद का समापन कहां हो सका? द्विवेदी युग में। इस पूरे युग में यानी 50 साल एक बहस इस बात पे ही चलती रही कि क्या खड़ी बोली में कविता लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती है। द्विवेदी युग में जाकर के ये चीजें बदली। हुआ ये कि द्विवेदी युग के मुख्य व्यक्ति कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उस समय से लेकर के अब तक एक बड़ी पत्रिका हुई है हिंदी की, हिंदी साहित्य की, जिसका नाम था सरस्वती। उस सरस्वती पत्रिका के संपादन की जिम्मेदारी जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिली तो उस जिम्मेदारी का उन्होंने बहुत अच्छे से निर्वहन किया। इतने अच्छे से निर्वहन किया कि उसमें छपने के लिए जो भी मटेरियल आता था, साहित्यकार जो भी भेजते थे, किस्सा कहानी कथा जो भी भेजी, उसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं पढ़ते थे, और स्वयं पढ़ करके एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए अगर कहीं कुछ गलत है, व्याकरणिक तौर पे सही नहीं है, तो उसको खुद सुधारते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने सुधार किया चीजों का, किसी ने लिख के भेजा तो उन्होंने खुद पढ़ा, उसमें कुछ गलत था उसको काटा बदला, तब जाकर के वो छापा गया सरस्वती में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारतेंदु युग से चले आ रहे इस विवाद का अंत इस युग में हुआ कि खड़ी बोली में पद्य लिखा जा सकता है या नहीं। कहां अंत हुआ? के द्विवेदी युग में इस बात का अंत हो गया कि लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, इस काल में बड़ी मात्रा में खड़ी बोली में पद्य लिखा गया, खूब लिखा गया। यानी कुल मिला के ये बात तय हो गई कि खड़ी बोली में चाहे गद्य लिखो चाहे पद्य लिखो, कुछ भी लिखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि खड़ी बोली में केवल गद्य ही लिखा जाएगा, पद्य नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार ब्रजभाषा जो अब तक केवल पद्य के प्रयोग में सिमट कर रह गई थी, अब पूरी तरह से साहित्य से बाहर हो गई। यानी द्विवेदी युग वो समय था। अब यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ब्रजभाषा साहित्य से किस युग में बाहर निकल गई? द्विवेदी युग में। अभी तक भारतेंदु युग में इतना था कि गद्य से तो ब्रजभाषा बाहर हो ही गई थी, लेकिन पद्य में चलती चली आ रही थी, क्योंकि भारतेंदु जी का मानना था कि पद्य ब्रजभाषा में ही लिखा जा सकता है। लेकिन जब इस युग में ये हुआ कि पद्य भी खड़ी बोली में ही लिखा जाने लगा, तो अब ब्रजभाषा की जरूरत क्या थी? कुछ नहीं। वो धीरे धीरे करके साहित्य से ही बाहर हो गई, न गद्य में ब्रजभाषा रही न पद्य में ब्रजभाषा रही। इस प्रकार इस काल में खड़ी बोली ने अपने पैर साहित्य के क्षेत्र में पूरी तरह से जमा लिए।
ये स्थिति आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि इस युग में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। ये अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं जो द्विवेदी युग में हुए। ठीक है, अब अगला जो युग आता है उसे हम कहते हैं छायावाद युग। ये बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे लोगों का युग, छायावाद युग, या इसी को कहते हैं शुक्ल युग। एक ही बात है, छायावाद युग यानी कौन सा युग? शुक्ल युग। और ये शुक्ल युग नाम किसके नाम पे पड़ा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे ये शुक्ल युग पड़ा। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि दो काम तो हो ही गए थे, गद्य भी लिखा जाने लगा था द्विवेदी युग में ही, पद्य भी लिखा जाने लगा था द्विवेदी युग में ही, गद्य तो इवन भारतेंदु युग में ही चल रहा था, पद्य भी लिखा जाने लगा द्विवेदी युग में। लेकिन अब नई नई विधाएं इसमें शामिल होने लगी थी। जैसे पहले निश्चित कुछ विधाएं गद्य की थी, केवल वही लिखी जाती थी, अब नई नई विधाएं इसमें जुड़ने लगी। ये काल ऐसा था जो साहित्यकारों से बहुत समृद्ध काल था। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार इस युग में हुए। कौन? प्रसाद। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी थी मैं बता चुका हूं। वो तत्सम शब्दों का प्रयोग करना प्रेफर करते थे। उन्हें तत्सम शब्दों का प्रयोग करना सही लगता था कि हिंदी को थोड़ा कठिन रहना चाहिए। ठीक, तो वो थे, पंत थे, निराला थे, ये सब बड़े नाम हैं। महादेवी वर्मा थी, राजकुमार वर्मा थे, प्रेमचंद थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ये सब बड़े बड़े नाम छायावाद के, और सब अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल लोग थे। जैसे प्रेमचंद को आप ले लें तो प्रेमचंद का मतलब कहानी में कोई जोड़ तोड़ नहीं इनका, सबसे बेहतरीन। उपन्यास में कोई तोड़ नहीं इनका। प्रसाद की बात ले लें, जयशंकर प्रसाद की, तो नाटक में कोई आसपास भी नहीं है। तो ऐसे लोग थे इस युग में। इसी युग से निकलकर साहित्य के आकाश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। ये इसी युग के निकले हुए नाम हैं, पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब एक चीज देख लो, हिंदी को समय समय पर जैसे जैसे हिंदी का विकास हुआ, इसको अलग अलग नाम मिलते रहे। उन नामों के बारे में देख लो। एक नाम हिंदवी, हिंदी, जवाने हिंदी, दहलवी, ये नाम है हिंदी के। अब ये नाम कैसे हैं? मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है। यानी ये नाम जो हिंदवी नाम है, हिंदी नाम है, जवाने हिंदी है या दहलवी है, ये ऐसे नाम है उस हिंदी के हैं जिसमें अरबी और फारसी के शब्द ज्यादा नहीं होते थे। उस हिंदी को ये नामों से जाना गया। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? एक सूफी थे, उनका नाम था अबू सईद, उन्होंने किया। और हिंदवी भाषा के प्रयोक्ता भारतीय कौन थे? सूफी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक, उनके द्वारा किया गया। दूसरा एक और नाम दिया गया हिंदी को, हिंदी को भाषा कहा गया, भाखा कहा गया। तो ये नाम कैसे मिला? ये नाम विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवानंद आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। यानी ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने जहां कहीं भी भाषा लिखा उसका मतलब है हिंदी। भाषा जहां कहीं भी लिखा उसका मतलब है हिंदी। किसने किसने? विद्यापति ने, कबीर ने, तुलसी ने और केशवदास ने। एक और नाम मिलता है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, रेखता। ये क्या है? रेखता। मध्यकाल में मुसलमानों ने प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को यह नाम दिया। यानी कविता लिखने की हिंदी, लेकिन वो हिंदी कैसी थी? उसमें अरबी के शब्द घुसे हुए थे, फारसी के शब्द घुसे हुए थे, उसको नाम दिया गया रेखता। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, रेखता हिंदी के किस स्वरूप को कहते हैं? तो रेखता हिंदी का वह स्वरूप है जिसमें कविता लिखी जाती थी और अरबी और फारसी के शब्द उसमें घुले मिले रहते थे। अरबी फारसी शब्दों से युक्त कविता लिखने की भाषा क्या कहलाती थी? रेखता। लेकिन वो होती क्या थी? हिंदी। और इसमें दो लोगों का नाम बहुत मशहूर है, दो बहुत बड़े बड़े नाम, दो शायर हुए हैं, एक मीर और एक गालिब। ये तो बहुत बड़ा नाम है, मीर भी बहुत बड़ा नाम है, ये छोटे नाम नहीं है। तो गालिब और मीर की जो रचनाएं हैं उन्हें जब आप देखेंगे तो उसमें जिस भाषा का उपयोग हुआ है वो भाषा कौन सी है? रेखता। बाकी खड़ी बोल हिंदी है, लेकिन बीच बीच में जो शब्द उन्होंने डाले हैं वो शब्द काय के हैं? या तो अरबी के हैं या फिर उर्दू के हैं।
ये खासियत है मीर और गालिब की रचनाओं में। अगला देखो, कुछ नाम और दिए गए। एक नाम दिया गया दक्खनी या फिर दक्कनी। सीधा सा पता है, एक शब्द आता है दक्कन, और दक्कन का उपयोग करते हैं तो सीधी सी बात आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की। ठीक। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी में लिखी जाने वाली भाषा, हिंदी की तरह भाषा होती थी, लिखते समय वो फारसी का यूज करते थे। लिपि कौन सी होती थी उनकी? फारसी। लिखते क्या थे? हिंदी। मतलब उसको, उस फारसी को अगर पढ़ते तो वो फारसी जैसी नहीं आती थी। जैसे अभी भी आप हिंदी अंग्रेजी में लिख लेते हैं। बात समझ में आई? मैसेज में टाइप किया, क्या कर रहे हो? आप कौन सी भाषा लिख रहे हैं? भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि अंग्रेजी है। तो ये जो दक्कनी या दक्कनी है, इसका मतलब क्या हुआ? वो लिखते थे फारसी में, उर्दू जैसा, लेकिन शब्द कैसे होते थे? वो हिंदी के ही होते थे। उसका नाम दिया गया दक्कनी। और हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत करने वाली भाषा यही है, इसी में गद्य लेखन का शुरुआत हुई। ठीक। एक रचनाकार हुए सबसे महत्वपूर्ण इस शाखा के, उनका नाम था वली। ठीक है, ये दक्षिण भारत के थे, फारसी में लिखते थे लेकिन होती हिंदी थी वो। तो ये वो थे। फिर उसके बाद खड़ी बोली, यानी अब हम मुख्य धारा में आ गए। खड़ी बोली इसकी 3 शैलियां। पहली शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी, आर्य भाषा, यानी जिसमें किसी दूसरे शब्द को घुसने ही नहीं देंगे, संस्कृत आ जाए ये चलेगा। नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, यानी ये क्लिष्ट वाली हिंदी जिसको हम बोलते हैं, कठिन वाली हिंदी। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे कि बातें नहीं समझ में आएगी। कि फिर उसने लौहपथ गामिनी की सवारी की। अब आदमी चक्कर में पड़ा, ये लौहपथ गामिनी क्या थी, बाद में पता लगा रेलगाड़ी थी। तो एकदम शुद्ध क्लिष्ट वाली हिंदी का उपयोग वो क्या कहलाया? शुद्ध हिंदी या उच्च हिंदी, या फिर इसी को कहा गया नागरी हिंदी या फिर आर्य भाषा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा इस चीज का? आप जयशंकर प्रसाद के नाटक पढ़िए। जयशंकर प्रसाद के नाटक ज्यादातर ऐतिहासिक नाटक हैं, और उन ऐतिहासिक नाटकों को आप पढ़ेंगे तो यही वाली भाषा मिलेगी। लिखा सब कुछ हिंदी में होगा, लेकिन उसमें बीच बीच में शब्द कितने होंगे? बहुत क्लिष्ट होंगे, यानी संस्कृत के शब्द होंगे। ठीक। फिर दूसरा उर्दू, जवाने उर्दू या जवाने उर्दू मुअल्ला, ये फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली थी, यही वाली मान लो। यानी स्थिति क्या थी? लिखी फारसी में जा रही थी, लेकिन थी हिंदी, लेकिन उसमें ज्यादातर शब्द अरबी फारसी के थे। जैसे कि मंटो की रचना है। मंटो सुना है कौन थे? मंटो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कहानीकार हैं। अपने यहां जो स्थान प्रेमचंद को है, वही स्थान पाकिस्तान में मंटो को है। बहुत बड़े कहानीकार, बहुत बड़े रचनाकारों में है मंटो। शहादत हुसैन मंटो उनका पूरा नाम था, शहादत हसन मंटो उनका पूरा नाम था। मौका मिले तो कभी पढ़िए, लेकिन अभी मत पढ़िए, बाद में पढ़िए। बहुत खतरनाक आदमी थे ये। हाँ, इनकी रचनाएं भी बहुत खतरनाक लेवल की हैं। हिंदुस्तानी, अब तीसरी बात आई, हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप, आमजन द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली। सबसे आसान, सरलतम, अच्छी भाषा। लिखते भी हिंदी में थे, बोलते भी हिंदी में थे, शब्दों का ख्याल नहीं रखते थे। ख्याल इतना रखते थे कि आमजन उस बात को कैसे कहता है, जैसे आमजन कहता है वैसे ही वो लिख देते थे। ये काम सबसे अच्छे तरीके से किसने किया? प्रेमचंद जी ने सबसे अच्छे तरीके से किया। एक और महत्वपूर्ण बात, 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी और उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था। दरअसल ये जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं यही उर्दू है, जिस हिंदी की ये वाली बात कर रहे हैं ये उर्दू है। बाद में यही उर्दू बन गई, उसको वैसे तो किया जा रहा। अभी उर्दू में और हिंदी में क्या अंतर है? पाकिस्तानी व्यक्ति, अफगानिस्तानी व्यक्ति बात करता है, आपको समझ आता है, पूरी बात समझ आ जाती। बीच में एक आध शब्द भले आप उलझ जाओ, वो उसी वाले शब्द में उलझ जाओगे जिस शब्द का उपयोग उसने फारसी वाला किया होगा, उसमें आप उलझ जाओगे, वो नहीं समझ में आएगा। बाकी सब कुछ तो समझ आ ही जाता है, लेकिन वो जब लिखते हैं फिर कुछ समझ नहीं आता। मतलब उन्होंने क्या किया? उर्दू में क्या अंतर है? उर्दू में अंतर इतना है कि वो लेखन उनका अलग है, लिपि अलग है, बाकी वो है तो एक हिंदी ही। एक ऐसी हिंदी है
जिसमें संस्कृत ना हो के अरबी फारसी घुसी पड़ी है। अरबी फारसी के शब्द ज्यादा है तो वो उर्दू है, अरबी फारसी के शब्द कम है तो वो शुद्ध हिंदी है, संस्कृत के ज्यादा है तो वो शुद्ध हिंदी है। एक प्रेमचंद की अपनी भाषा है, ये नॉर्मल भाषा है, आम जन की भाषा है जो हम लोग बोलते हैं। मतलब हम लोग बोलते समय तो इस बात का गणित ही नहीं लगाते कि हमारी भाषा में कौन सी भाषा के शब्द ज्यादा आ रहे हैं, हमें नहीं पता, जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, आने दो। ठीक, ये बात क्लियर हो जाती है। आगे देख लो, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूं। पीछे भी बताया था, हिंदी में, हिंदी अपने आप में एक भाषा समूह है, भाषा ना होकर के एक भाषा समूह है। और भाषा समूह होने का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें। अब तीन बातें जो यहां आती हैं उसको पहले क्लियर कर लो। एक शब्द है भाषा, एक शब्द है उपभाषा, और एक शब्द है बोली। इन तीनों में अंतर क्या है? भाषा, उपभाषा और बोली। पहले तो ये क्लियर कर लें, तब ये बात ज्यादा सही से समझ में आएगी। भाषा और उपभाषा और बोली में क्या अंतर है, बताएगा कोई? तीनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि बोली उसे कहते हैं जो थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा ही है लेकिन थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये बोली है। जब इसी का क्षेत्र और बड़ा हो जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाए इसका क्षेत्र, तो उसे कहते हैं उपभाषा। और जब इतना बड़ा क्षेत्र हो जाए कि उसमें बृहद साहित्य भी लिखा गया हो, बड़े क्षेत्र में बोली जाती हो, अपनी अलग से प्रॉपर लिपि हो, ये सारी चीजें जिसमें समाहित है वो क्या है? भाषा। तो हिंदी के पास ये सब कुछ है, उसका अपना साहित्य है, उसकी अपनी लिपि है, तो वो है भाषा। उपभाषाएं जो बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं वो उपभाषाएं, और जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं वो बोलियां। तो हिंदी भाषा को उपभाषाओं में जब हम विभक्त करते हैं तो उपभाषाओं की संख्या निकलती है 5, और जब बोलियों में विभक्त करते हैं तो बोलियों की संख्या निकलती है 17। दो प्रश्न तो यही होगा कि हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है, कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 है। हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है, कितनी बोलियां हैं, तो बोलियों की संख्या है कितनी? 17। एक बार फिर देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, भाषा के आधार पर हम पूरे देश को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भाग हिंदी भाषी क्षेत्र और एक भाग अहिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिंदी भाषी में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, कितने प्रदेश आते हैं, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो 9 ऐसे प्रदेश हैं जिन्हें हम हिंदी भाषी प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो हिंदी भाषी है। केंद्र शासित वाला एक ही है, तो ध्यान रखिए दिल्ली है। ठीक है, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये रहा। ठीक है, केंद्र शासित में दिल्ली है। अब 9 राज्य वो वाले कौन से हैं जो हिंदी भाषी हैं? अपना तो है ही, पड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे कर लो, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, सब अपने ही पड़ोसी है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। ये 9 ऐसे प्रदेश हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हिंदी भाषी प्रदेश है। ठीक है, हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। अब ये 5 जो नाम लिखे हैं ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, और 3 नाम इसमें से होंगे और एक नाम कोई ऐसा होगा जो कहीं होगा ही नहीं, या हो सकता है इधर वाला नाम उधर रख दें। तो इस तरह से 5 जो भाग है ये है उपभाषा के। एक राजस्थानी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, यानी 2 प्रयोग तो हो गए पश्चिमी और पूर्वी करके, 2 भाषाएं हो गई। एक राजस्थानी होगी, एक बिहारी होगी, एक पहाड़ी होगी, बस इतना याद रखना, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, बस। और 2 हो गए पश्चिमी और पूर्वी करके, ऐसा करके याद हो जाएंगे भाषाओं के नाम। अब इनके भीतर कौन सी आती है? जो राजस्थानी है उसमें वो भाषाएं आती है जो राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक, इन भाषाओं की संख्या है टोटल, इन बोलियों की संख्या है टोटल 4। मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी का एक और नाम है ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है। पश्चिमी में 5 आती हैं। या हम कहाँ आते हैं? इसी में आते हैं। ठीक, पश्चिमी में आते हैं, हम इसी में आते हैं पश्चिमी में। खड़ी बोली, ब्रजभाषा तो आपको पता ही है, बांगरू याद रखना, बांगरू का मतलब होता है हरियाणवी। ठीक है, बांगरू का मतलब हरियाणवी,
जो हरियाणा में भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं वांगरू। ठीक, बुंदेली और कन्नौजी हमारी भाषा है। पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पहाड़ी हिंदी ये हिमाचल और उत्तराखंड में बोली जाती है, गढ़वाली और कुमायूनी है। और फिर आती है बिहारी। बिहारी में 3 है, यहां से प्रश्न खूब आता है, खासकर मैथिली और मगही को लेकर के प्रश्न आता है, कभी कभी भोजपुरी का भी आ जाता है। भोजपुरी, मैथिली और मगही ये 3। हाँ, पिछली पिछली बार, हाँ हाँ आ जाता है, पूर्वी हिंदी का भी आ जाता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी ये वो क्षेत्र है जो अवध वाला है, अयोध्या के आसपास वाला, उसमें अवधी बोलते हैं। बघेली यानी जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में तो खैर पूछने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि उसके नाम में है। जो चीज एकदम स्पष्ट है वहां से प्रश्न नहीं आते, ये भी याद रखिएगा। हरियाणवी का प्रश्न कभी हरियाणवी लिख के नहीं आएगा, वांगरू लिख के आएगा, क्योंकि उसमें हरियाणा कहीं है ही नहीं। हरियाणवी में हरियाणा है तुम तुरंत बता दोगे। ऐसे ही प्रश्न जयपुरी कभी नहीं आएगा, क्योंकि जयपुरी में जयपुर है, तुम तुरंत अंदाजा लगा लोगे, नाम ढूढ़ाड़ी लिख के आएगा। फिर मेवात कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेवात मेवाती, वो मालवा मालावी, ये आप पता लगा लेंगे। मारवाड़ी मारवाड़, ये आप पता लगा लेंगे। आपको ब्रजभाषा पूछा जा सकता है, बुंदेली पूछा जा सकता है। फिर बुंदेली में पूछेंगे तो जिला पूछेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड तो दिमाग में आ जाएगा, फिर वो जिला पूछेंगे और अंदर। कन्नौजी में, कन्नौज तो क्लियर हो गया, उनका विकल्प हो सकता है फर्रुखाबाद रहे। ये चीज भी याद रखता है, बनाने वाला भी याद रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसी में उत्तर दिख रहा हो, ये बात भी ध्यान रखी जाती है। तो ऐसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती। यहाँ अगर आपने थोड़ा बहुत भी भूगोल उगोल याद रखा है तो गढ़वाल और कुमायूं है उधर, तो वो याद आ जाएंगे कि ये मामला उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का है, वहीं से आ रही है। ये बोलियां कौन सी हैं? पहाड़ी हैं। अब इतना आपका महत्वपूर्ण था जो आपको हिंदी के प्रारंभ होने से पहले समझना है।